ओके, सो ये पैराग्राफ में वी आर टोल्ड दैट इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो तीन कंपोनेंट्स है, उसमें तीन कंपोनेंट्स है। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के बारे में हमें पता ही है। लोकसभा के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली पब्लिक चूज करता है, पीपल चूज करते हैं। और इसके जो इलेक्शंस है वो रेगुलर इंटरवल्स में आते हैं, हम देखेंगे आगे कि वो हर 5 साल में आते हैं। और इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, कॉन्टेस्ट कर सकता है। और कोई अगर एक पर्टिकुलर पार्टी के पास 50% से ज़्यादा वोट्स आए हैं तो वो पार्टी को मेजोरिटी पार्टी कंसिडर किया जा सकता है और वो पार्टी अपना गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बोला है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता। क्लियर मेजोरिटी मतलब 50% के ऊपर किसी एक पार्टी को नहीं मिला। तो ऐसे में एक्सक्यूज मी, ऐसे में हम दो तीन पार्टी को मिलके मेजोरिटी बना के गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो। So this is called combined government when more than two or three parties come together and form a government. For example, अभी अभी हम देखें, ये तो लोकसभा का बात चल रहा है। बट अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो अभी जो महाराष्ट्र में गवर्नमेंट है वो तीन पार्टीज ने मिलकर बनाया है। दैट इज शिवसेना, कांग्रेस एंड एनसीपी। सो दिस इज कॉल्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट। ये जो टाइप का गवर्नमेंट है जहाँ पे दो या तीन पार्टीज या उससे ज्यादा पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं उसे हम कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं। आगे, in this way candidates directly elected by people become members of the legislature and the party in majority gets a chance to form the government. The leader of the majority party becomes the prime minister. तो ऑब्वियसली हम फिलहाल लोकसभा का बात कर रहे हैं, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया था स्टेट गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे अभी अगर कोई पार्टी जीत जाता है, 50% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं, तो उनका जो लीडर होता है अब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो सेम वे में अगर देखा जाए तो हमारा जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन था 2019 में हुआ था, और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है इट बिकेम it was it had got a lot of votes unanimously, जीत गए थे वो। और उनके जो लीडर थे ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द सेकेंड टाइम। नाउ he or she selects candidates for ministerial positions from among his her colleagues। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसके बाद वो कैबिनेट बनाएंगे और कैबिनेट में अलग अलग पोजीशंस रहेंगे, जैसे डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर है, ऐसे बहुत सारे पोजीशंस होते हैं, फॉरेन हो गया। मूविंग ऑन, the prime minister and the council of ministers chosen by the prime minister together forms the executive in the parliamentary system of government. In parliamentary system, the executive has a dual responsibility. As an executive, they have to implement laws. As they are member of the legislature, they also have to fulfill responsibilities of the legislature. तो ये जो एग्जीक्यूटिव बनते हैं, मतलब ये जो कैबिनेट में आते हैं, इनको दो रोल रहेंगे। ऑब्वियसली वो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिलेक्ट होके आए हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्हें फुलफिल करना पड़ता है। प्लस अभी इनको एक डिपार्टमेंट मिला है, तो वो डिपार्टमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें फुलफिल करना पड़ता है। अगेन आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ नरेंद्र मोदी। ही हैज वन फ्रॉम वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो जो वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी नरेंद्र मोदी को हैंडल करना है, along with the along with being the prime minister of India. So this way he has two responsibilities, whereas बाकी के जो लोकसभा मेंबर्स है उनको एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के तरफ। Now moving on, the prime minister and the council of ministers is responsible to the legislature for all their actions and policies. It means that the council of ministers has to work with the legislature. It is for this reason that the parliamentary system is known as the responsible system of government. Another distinct characteristics of parliamentary system of government is collective responsibility.
Decisions taken by any ministry or department is considered as decision of the government. The entire council of ministers is responsible for the decision. In the next two chapters, we will see with examples how the principle of collective responsibility is brought into practice. तो ये पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही समझना है कि अगर कोई डिपार्टमेंट या किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का जो डिसीजन है तो वो माना जाता है कि वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो गवर्नमेंट हैज़ टू ओ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, अभी रिसेंटली हमारा जो इंडो और चाइना के बीच में जो टेंशन है, तो देखा जाए तो अगर वहाँ पे मिलिट्री कोई स्टेप लेता है so the government has to take ownership of that. Yes, the government had given them the permission to do so. या कोई स्टेप नहीं लेता है तो भी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हमारे मिलिट्री को वापस रिवर्ट बैक करने के लिए या अटैक करने के लिए। सो ये एक पर्टिकुलर डिफेंस का ये है, मतलब इंडियन आर्मी इज रिस्पॉन्सिबल, बट इंडियन आर्मी इज अगेन मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So they have to take ownership for the things which are happening in any random department. Next. So देखा जाए तो काफी सारे पावर्स है, बट पावर्स के साथ साथ काफी सारी ड्यूटीज भी है जो उन्हें फुलफिल करते हैं. In the parliamentary system, the executive is dependent upon the confidence of the legislature in them. This means that the Council of Ministers remains in power till it enjoys the support or confidence of the legislature. If the legislature feels that the executive does not work in accordance to its wishes, it removes the executive from power by passing a no confidence motion against the executive. No confidence motion is an effective tool of keeping a check over the executive. तो ये बहुत ही अच्छा, या देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक बार अगर कोई एग्जीक्यूटिव बन जाता है, हमने देखा ही है कि एग्जीक्यूटिव मतलब इम्पोर्टेंट मिनिस्टर बनना, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा टर्म वो वहां पे बना रहेगा. जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो लॉ है, वो ऐसा बताता है कि अगर लॉ मेकर्स जो है उनको ऐसा लगता है या ऑपोजिशन पार्टीज ऐसे मोशंस पास कर सकते हैं, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर ये पास हो जाता है तो वो एग्जीक्यूटिव को उसके पोजीशन से निकाल दिया जाएगा. तो ये एक अच्छा टूल है एक एग्जीक्यूटिव को अपने चेक में रखने का, ताकि वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली निभाए. नेक्स्ट. In the parliamentary form of government, the legislature is a supreme institution. Elected representatives of people express demands and aspirations of common people in the parliament. The parliament decides upon issues of public welfare. Since it is the house of representatives of people and expresses sovereign authority of the people, it is considered as the supreme body. तो इंडिया का जो पार्लियामेंट है, जो लोकसभा वाला पार्लियामेंट है या राज्यसभा वाला है, वहां पे जो नॉर्मल लोगों के जो डिमांड्स है वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो हेड है वो पुट फोर्थ करते हैं और उस पर डिस्कशंस होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी पिछले साल में काफी सारे इम्पोर्टेंट बिल्स देखे जो लॉ बने, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक का लॉ बन गया. फॉर एग्जांपल जो कश्मीर का इशू था, जो आर्टिकल था वो भी निकाल दिया गया. उसके अलावा बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो सीएए का लॉ मतलब बिल था पहले, अभी वो लॉ बन चुका है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट करके है, जहाँ पे जो रेफ्यूजीज है दूसरे कंट्रीज में उन्हें इंडिया का सिटीजनशिप देने का डिसीजन लिया गया है. सो ऑल दीज थिंग्स यही पे होता है, पार्लियामेंट में डिसाइड होता है कि ये जो बिल आया है वो लॉ बनेगा कि नहीं. अब मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ सिंपल टर्म्स में कि बिल और लॉ मतलब क्या होता है. बिल मतलब जब कोई पर्टिकुलर पार्टी उसे प्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट के अंदर तब वो बिल होता है, और जब वो पास हो जाता है, हर एक 3-4 जगह से उसे पास होना है, तो वो लॉ बन जाता है. So that's it for now. You'll be revising these 2 videos properly, and in the coming days we will be studying the remaining part of the chapter. Thank you.